आज हम श्वसन से संबंधित नया टॉपिक पढ़ेंगे। श्वसन का स्तर अर्थात जो हमारी श्वसन की जो प्रोसेस है प्लांट में ये हो या एनिमल में, सेलुलर लेवल पे या कोशिकीय स्तर पर श्वसन प्रोसेस या श्वसन की प्रक्रिया कहाँ पे होती है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, अगर इतनी सी बात पूछी जाए तो आपका आंसर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन की जो प्रोसेस होती है माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ कह देंगे ये माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन प्रक्रिया होती है। तो आपको ये पता होगा, बचपन में आपने पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह क्यों कहा जाता है। वास्तव में क्या होता है कि यहाँ पर भोज्य पदार्थों का वायवीय ऑक्सीकरण होता है अर्थात शोषण होता है, और जिसके फलस्वरूप आपके बॉडी में क्या मिलती है, एनर्जी। तो यहाँ का पूरे के पूरे एनर्जी निर्माण करने का काम कौन कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। इस कारण इसको क्या कर मानते हैं, शक्ति गृह। अब आज हम माइटोकॉन्ड्रिया का श्वसन के साथ में क्या रिलेशन है पूरा का पूरा देखेंगे, और साथ में माइटोकॉन्ड्रिया की कुछ बेसिक बातें भी मैं बताऊंगा। तो देखो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो सबसे पहले खोजकर्ता का नाम आता है खोजकर्ता। तो यहाँ खोजकर्ता का नाम क्या है, कोलिकर। कौन है, कोलिकर। तो कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा था। इन लगा के बता दें किसमें खोजा, तो यहाँ पे रेखित पेशी में। किसकी, पक्षियों की रेखित पेशियों में। तो ये रेखित पेशियों में इन्होंने खोजा, किसकी, पक्षियों की में। ठीक। फिर मैंने कहा माइटोकॉन्ड्रिया नामकरण किसने दिया, तो नामकरण की बात करते हैं बेंडा ने। किसने दिया है, सी बेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण जो वो क्या है, किसने दिया है, सी बेंडा ने। अगर मैं कहूं अल्टमान का भी नाम आता है इसमें, तो अल्टमान ने क्या किया, देखो ये अल्टमान, और अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कहा। क्या कहा, बायोप्लास्ट। तो आपसे पूछा जाए कि अल्टमान ने या इस बायोप्लास्ट नाम किसने दिया है, तो फिर किसका नाम आएगा, अल्टमान का। फिर आगे देखते हैं, देखो कि यहाँ पे एक नाम आता है एफ म्यूज। क्या आता है, एफ म्यूज। एफ म्यूज ने पौधों में खोजा। पौधों में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, पौधों में एमटीआर को खोजने का जो श्रेय आता है वो किसका आता है, एफ म्यूज का। तो हिस्ट्री से संबंध, हिस्ट्री को जरा फटाफट से रिकॉल कर लेंगे अपन। कोलिकर का नाम आता है तो आप बताएंगे खोज करता है किसमें खोजा, रेखित पेशियों में। अगर मैं कहूँ नामकरण किसने किया है, इसके पंडित जी कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया है। और फिर मैंने कहा अल्टमान ने इसको क्या नाम दिया था, बायोप्लास्ट। और एफ म्यूज वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पौधों में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर। डायरेक्ट आज इसको माइटोकॉन्ड्रिया टोटली अपन शॉर्ट में पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर की देखी जाती है तो किस प्रकार की संरचना होती है। देखो मैंने डायग्राम पहले ही ड्रॉ कर दिया है। नॉर्मल सेल में आपके पास में 1000 के लगभग माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। फिर भी अगर आपको ये पूछा जाता है कि मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल में होते हैं, तो एक एम्फीबियन है चाओस, उसमें मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। लगभग 5 लाख के पर सेल के लगभग पाए जाते हैं। तो ये आपके पास में हो सकता है। और मैंने कहा मिनिमम माइटोकॉन्ड्रिया किसमें पाए जाते हैं, और ह्यूमन सेल में स्पर्म में कितने माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। तो स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या नॉर्मली कितनी बताते हैं, 24 माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्मेटोजोआ में पाए जाते हैं। ठीक। अब देखते हैं आगे माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। आज का जो श्वसन के हिसाब से पढ़ाऊंगा मैं माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। वैसे मैं पूरी माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना बताने वाला हूँ, फिर भी अपना जो मेन टारगेट रहेगा वो किसके साथ में रहेगा, श्वसन के। इसका मतलब श्वसन की जो मैकेनिज्म कंप्लीट होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के कौन कौन से भागों में कौन कौन सी प्रोसेस संपन्न होती है। सबसे पहले देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ है। देखो ये जो घिरा हुआ है किससे घिरा हुआ है, दोहरी झिल्ली से। देखो यहाँ पे इसमें पाई जाती है दोहरी झिल्ली। आपको रिकॉल होना चाहिए कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा एक और कोशिकांग है हमारी बॉडी में, प्लांट सेल में, जो दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ है। तो प्लांट सेल में एक और कोशिकांग कौन सा पाया जाता है, दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ हरित लवक पाया जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली है तो पहली झिल्ली कौन सी है, आंतरिक झिल्ली, और दूसरी उसके बाद में है बाह्य झिल्ली। मैंने कहा ये वो है बाह्य झिल्ली। तो यहाँ पे हुआ है
बाह्य झिल्ली और उसके बाद में दूसरी कौन सी है, आंतरिक झिल्ली। मैंने कहा नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन होती है, वैसे की वैसी स्ट्रक्चर किनकी, दोनों झिल्लियों की होती है। लगभग ये भी 75 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक मोटी हो सकती है और फास्फोलिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है, फास्फोलिपिड की। मैंने कहा बाह्य झिल्ली बात की जाती है, ये अधिक पारगम्य होती है। किस क्या होती है, अधिक पारगम्य पाई जाती है। यहाँ पे कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य झिल्ली अधिक पारगम्य होती है और ये आंतरिक झिल्ली जो होती है ये कम पारगम्य होती है। क्या होती है, कम पारगम्य। तो ये कम पारगम्य पाई जाएगी। अपेक्षाकृत देख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे पोरिन प्रोटीन पाए जाने के कारण इसकी पारगम्यता ज्यादा होती है और आंतरिक झिल्ली की पारगम्यता क्या है, कम है। अब देखते हैं कि बाह्य झिल्ली पर कुछ कण पाए जाते हैं। बाह्य झिल्ली पर कुछ कण पाए जाते हैं जो अवृंत कण होते हैं, जिनको मैं ऐसे ही यहाँ पर बना सकता हूँ। तो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर जो मेम्ब्रेन होती है उस पर कुछ कण पाए जा रहे हैं जिनको पारनास के उप एकांग कहेंगे। पार्सन भी मिल जाता है आपको। तो यहाँ पे ये क्या है, पारनास के उप एकांक। यहाँ कहेंगे पारनास के उप एकांक किसमें पाए जा रहे हैं, आपके पास है बाह्य झिल्ली पे। तो आपसे पूछा जाएगा अगर कंपटीशन में कि माइटोकॉन्ड्रिया में अवृंत कण कौन से पाए जाते हैं, तो बच्चे डायरेक्ट आंसर देते हैं F1 कण। वो तो कण को याद रखना, ये अवृंत नहीं है, ये व्रंतयुक्त कण है। अवृंत का मतलब है पारनास के उप एकांक। कहां पाए हैं, बाह्य झिल्ली पर। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो आपके पास में बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली दोनों के बीच में अवकाश पाया जाता है। दोनों के बीच में क्या पाया जा रहा है, अवकाश। और ये अवकाश कहलाता है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश। ये लगभग 40 एंगस्ट्रॉम से 70 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है। 40 से 70 एंगस्ट्रॉम का जो आपके पास में अवकाश है वो कहलाएगा पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश, अर्थात इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच का स्थान। अब इसकी उपयोगिता क्या है, इसका शोषण के परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन पूछा जाए तो ये एक वर्ड आता है लिंक रिएक्शन। क्या आता है, लिंक रिएक्शन कहां संपन्न होती है, या कहें एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण कहां होता है। अगर आपसे पूछा जाए माइटोकॉन्ड्रिया में एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण कहां होता है, तो आप कहेंगे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। ये एसिटाइल कोएंजाइम मध्यवर्ती के रूप में बनता है ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल के बीच में। तो ये कहलाएगा आपके पास में लिंक रिएक्शन, और ये कहां होती है, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन होता है, या आपके पास में एरोबिक जो आपके पास में रेस्पिरेशन हो रहा है उसका जो आपके पास में एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण है जो कहां होता है, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। अब बात करते हैं इंपोर्टेंट है, इसके आंतरिक झिल्ली ज्यादा इंपोर्टेंट है। आंतरिक झिल्ली मैंने कहा डायरेक्टली कैसे स्मूथ नहीं होती है, यहां पर ये अंतर्वलित हो जाती है। क्या हो जाती है, अंतर्वलित। माइटोकॉन्ड्रिया की जो आपके पास में इनर मेम्ब्रेन है वह अंतर्वलित रूप से पाई जाती है। इसका मतलब इसमें अंगुलीनुमा उभार पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, अंगुली नुमा उभार पाए जाते हैं। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें अंगुलीनुमा उभार है और ये कहलाते हैं क्रिस्टी। एक वचन बोले तो क्रिस्टा बोल सकते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, क्रिस्टी। आपसे पूछा जाए कि क्रिस्टी क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले अंगुलीनुमा उभार या माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन किसका निर्माण करती है, क्रिस्टी का निर्माण करती है। अभी क्रिस्टी की बात की जाती है तो क्रिस्टी से संबंधित आपके पास में कुछ इस प्रकार के मैंने ग्रेन्यूल या कण बना रखे हैं जिनको कहेंगे F1 कण। क्या कहेंगे, F1 कण। और ये F1 कण की खोज आपके पास में फर्नांडिस मोरान ने की थी। किसने की, फर्नांडिस मोरान। तो F1 कणों की खोज करने वाले जो आपके पास में बॉटनिस्ट है या साइंटिस्ट है वो कौन है, फर्नांडिस मोरान है।
इन्होंने F1 कणों को खोजा और ये कहा कि कोई भी F1 कण जो होता है ये इस प्रकार पाया जाता है, इसमें एक आधार होता है और सिर्फ ये टेनिस के रैकेट के समान है पूरा का पूरा, और ये इसका क्या कहलाएगा, हेड। तो यहाँ पे इसको 3 भागों में डिवाइड कर सकता हूं मैं। हेड भाग, ये वृंत होता है स्टाल्क, साथ में ये होता है बेस। क्या होता है, बेस। ये पूरा का पूरा क्या है, F1 कण है। और आपको एक और नाम याद रखना है, इसको क्या कह सकते हैं, ऑक्सीसोम। क्या कहेंगे, ऑक्सीसोम या रेकर्स कण। क्या कहेंगे, रेकर्स कण कहते हैं। तो यहाँ पे रेकर्स कण बोलो या ऑक्सीसोम। तो मैंने कहा इनर मेम्ब्रेन में सवृंत कण पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं, सवृंत। देखो ये अवृंत कण है, पारनास के उपेकण, ये क्या है, सवृंत कण है। तो सवृंत जो कण पाए जाते हैं उनको ऑक्सीसोम कह सकते हैं या रेकर्स कण कहें। और ये कहाँ पाए जाए, इनर मेम्ब्रेन पे। इनकी खोज किसने की, फर्नांडिस मोरान ने। मैंने कहा इसमें हेड होता है, स्टाल होता है, बेस होता है। तो मैंने कहा ये इस प्रकार की शेप में पाए जाते हैं जो इनर मेम्ब्रेन पे क्रिस्टी पर लगे हुए हैं। और अगर इनके नंबर पूछा जाए तो 10 की घात 4 से 10 की घात 5 तक होते हैं। इनर मेम्ब्रेन में प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में इनकी संख्या क्या है, 10 की घात 4 से 10 की घात 5। अब इसका इतने डिटेल क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट फीचर है। मैंने कहा यहाँ पर ईटीएस कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, ईटीएस कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं जहां पर ईटीएस साइकिल संपन्न होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन से संबंधित इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम जो पाया जाता है पूरा का पूरा, वो कहां पाया जाएगा, ये कहां संपन्न होता है, F1 कणों में। मैंने कहा ईटीएस में क्या होता है बाद में डिटेल से बताएंगे। अब इतना याद रखना कि जो आपके पास में अपचयनकारी शक्तियां बनती है, NADH2, FADH2, इनसे ATP का निर्माण कहाँ होता है, ईटीएस में होता है। इसका मतलब NADH2 का आपके पास में उससे ATP कहाँ मुक्त होंगे, F1 कणों में। FADH2 भी ATP कहाँ देगा, ये ईटीएस में जाकर देगा। अब बात आती है आपके पास में, ये F1 कणों की बात कंप्लीट कर ली मैंने। अब बात करें तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो भाग होता है वो मैट्रिक्स है। क्या आता है, मैट्रिक्स। ये ध्यान रखना, ये मैट्रिक्स है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का पूरा का पूरा दोनों झिल्लियों से घिरा हुआ वो जो आपके पास में अर्ध तरल भाग होता है, जिसमें क्या तरल प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन से बना हुआ भाग है और ये कहलाएगा माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में अर्धतरल प्रोटीन के साथ में क्या पाया जा रहा है, डीएनए पाए जाते हैं और राइबोसोम पाए जाते हैं, और साथ में विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एंजाइम। तो यहाँ पे देखो अर्धतरल प्रोटीन से बना हुआ पूरा का पूरा भाग मैट्रिक्स कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया का, जिसमें राइबोसोम, डीएनए और एंजाइम। ये एंजाइम आपके पास में किससे संबंधित होते हैं, शोषण से संबंधित। और शोषण का भी एक साइकिल यहाँ पर चलता है मैट्रिक्स में, उसका नाम है आपके पास में क्रेब्स। क्या है, क्रेब्स चक्र। बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है। यहाँ पे ऑक्सीशोषण का सबसे इंपॉर्टेंट जो साइकिल है वो कौन है, क्रेब्स चक्र। तो ये क्रेब्स चक्र जो है ये कहाँ संपन्न होता है, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में। एक बार रिकॉल कराता हूँ, एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण कहाँ होगा, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। टीटीएस कहाँ संपन्न होता है, F1 कणों में। F1 कण ऑप्शन में नहीं है तो क्रिस्टी भी ऑप्शन में नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन क्या आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। अब मैंने कहा क्रेब्स साइकिल संपन्न कहाँ होता है, मैट्रिक्स में। अब मैंने कहा यहाँ दो चीजें आ रही है, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, और साथ में आरएनए भी पाए जाते हैं कुछ। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे डीएनए आया है, तो डीएनए को आपने देखा हो कोशिका में केवल केंद्रक में डीएनए पाया जाता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए का नाम है। तो कोशिका में केंद्रक के अलावा डीएनए दो जगह पाया, या तो यहाँ पे हरित लवक में पाया जाएगा और एनिमल सेल में तो केवल किस में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो यहाँ डीएनए पाया जाता है, परंतु ये न्यूक्लियर डीएनए के जैसा नहीं होता है। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए तो है परंतु वृत्ताकार होता है। क्या होता है, वृत्ताकार। और स्टोन प्रोटीन भी नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पे स्टोन प्रोटीन भी क्या होती है, एब्सेंट। तो ये देखो डीएनए कैसा लगा आपको, प्रोकैरियोटिक कोशिका के डीएनए के जैसा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए पाया जाता है
प्रोकैरियोटिक कोशिका के डीएनए के जैसा होता है, वृत्ताकार और डबल स्टैंडर्ड होता है, ये बात है। और फिर साथ में क्या पाया जाता है, राइबोसोम। राइबोसोम भी प्रोकैरियोटिक होते हैं, ये भी कैसे होते हैं, 70S के राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में कितने एस के पाए जाएंगे, 70S के। जबकि न्यूक्लियर आपके पास में सेल में, यूकेरियोटिक सेल में जो नॉर्मली राइबोसोम पाए जाते हैं कितने एस के पाए जाते हैं, 80S के पाए जाते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया मैंने शोषण संरचना बताइए। अब मैं एक बार इसको शॉर्ट में आरेख बना के माइटोकॉन्ड्रिया का पूरा शोषण के क्रियाविधि के साथ में कैसे संबंध है, ऑक्सीशोषण अनऑक्सीशोषण की क्रियाविधि कैसे संपन्न होती है, तो ये आई थिंक ये समझ में आ गया होगा माइटोकॉन्ड्रिया पूरा का पूरा। इसको मिटा देते हैं, एक आरेख के द्वारा समझ लेते हैं इसको। देखो शोषण की क्रियाविधि में दोनों एरोबिक और एनारोबिक शोषण प्रोसेस किस प्रकार कंप्लीट होती है उसको देखते हैं। देखें, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रेब्स चक्र से संबंधित, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। फिर भी आपके पास में सक्सेनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है इनर मेम्ब्रेन में, ये ध्यान रखना, नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो नॉर्मली माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या पाए जा रहे हैं, क्रेब्स चक्र को संपन्न करने वाले एंजाइम। फिर भी सक्सेनेट जो डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है वो कहाँ पाया जाता है, इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। तो बाकी एंजाइम कहाँ, मैट्रिक्स में, और एक एंजाइम कहाँ पाया जा रहा है, इनर मेम्ब्रेन में। अब देखो यहाँ पे इसकी क्रियाविधि देखते हैं, शोषण की क्रियाविधि। तो मैं आपके पास में साइट बता दी है मैंने। तो क्रियाविधि में आप ये देखना कि ऑक्सीशोषण और अनऑक्सीशोषण में प्रोसेस किस प्रकार कंप्लीट होता है। तो देखो सबसे पहले आपके पास में मैंने नेक्स्ट इससे पहले वाले वीडियो में बात की थी कि शोषण में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और उसके फलस्वरूप आपके पास में एनर्जी मिलती है। अब पूर्ण ऑक्सीकरण हुआ है तो वो वायवीय शोषण है, और अपूर्ण ऑक्सीकरण हुआ है तो वो अवायवीय शोषण है। दोनों में बेसिक डिफरेंस अपने अंतर पढ़ लिए हैं, फिर भी मैं एक बार यहाँ चार्ट के माध्यम से आपको समझाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं ग्लूकोज। शोषण की प्रोसेस में सबसे पहले जो सबस्ट्रेट मुख्यतः लिया जाता है वो ग्लूकोज है, और ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है। सबसे पहले इसका विघटन होता है, क्या होता है, विघटन होगा, और ये विघटन की जो प्रोसेस है ये कहलाते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहलाएगी, ग्लाइकोलाइसिस। तो शोषण की प्रक्रिया में सबसे पहला जो चरण पढ़ने वाले हैं हम वो क्या पढ़ेंगे, ग्लाइकोलाइसिस। अब आपको अभी मैंने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया, आपने देखा होगा ग्लाइकोलाइसिस का तो नाम आया ही नहीं है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस संपन्न नहीं होता है, ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। ये प्रोसेस कहाँ संपन्न होता है, साइटोप्लाज्म में। तो आपसे पूछा जाए कि ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया है कहाँ पर संपन्न होती है, तो आपका आंसर क्या आएगा, साइटोप्लाज्म। हिंदी में क्या बोलेंगे, कोशिका। इसका मतलब एकमात्र प्रोसेस है शोषण का जो किसमें होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का इसमें कोई भी रोल नहीं होता है, वो क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। अब मैंने कहा ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा, देखो ग्लाइकोलाइसिस को बाद में और पढ़ाऊंगा, फिर भी ये ध्यान रखना ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा यहाँ विघटन होगा और बन जाता है पाइरुविक अम्ल। क्या बन जाता है, पाइरुविक अम्ल। तो यहाँ पे ग्लूकोज का विघटन हुआ ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा, अब पाइरुविक अम्ल बना, और ये पाइरुविक अम्ल के कितने अणु बन गए, 2 अणु बन गए। ठीक, अब यहाँ पे डिपेंड करता है ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर। ऑक्सीजन मिली तो पाइरुविक अम्ल कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। नहीं मिली तो कहाँ प्रोसेस होगी, साइटोप्लाज्म में। तो बाय द वे ऑक्सीजन नहीं मिलती है, ऑक्सीजन के अभाव में, O2 के एब्सेंट, अगर O2 एब्सेंट है, ऑक्सीजन के अभाव में प्रोसेस होगा। तो ऑक्सीजन के अभाव में प्रोसेस होगा तो आप इसे क्या कहते हैं, अनॉक्सीशोषण। क्या बोलेंगे, अनॉक्सीशोषण। क्या कहेंगे, अनॉक्सीशोषण होगा। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो आपके पास में अगर अनॉक्सीशोषण हुआ तो मैं कहूँ ये अनॉक्सीशोषण आपके पास में प्लांट में होता है तो बनता है एल्कोहल। क्या बनेगा, एल्कोहल।
हॉल। तो ये एल्कोहल आपके पास में बना एल्कोहल, तो ये बना एल्कोहल। एल्कोहल आपके पास में C2H5OH एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। अगर मैं कहूं किसमें, प्लांट में, ये प्रोसेस किसमें होती है, प्लांट में क्या बनेगा, एथिल एल्कोहल बनता है अनोक्सिक शोषण के फलस्वरूप उत्पाद। तो यहाँ पायरिक अम्ल डिवाइड हुआ है और यहाँ पे क्या बना है, एल्कोहल। अगर मैं कहूं, अगर ह्यूमन में बात करते हैं तो ह्यूमन की मांसपेशियों में अनोक्सिक शोषण हो जाता है। मैंने पहले भी बताया था, व्यायाम वगैरह कर रहे हैं तो अनोक्सिक शोषण होगा। अनोक्सिक शोषण होगा तो यहाँ पे क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। क्या बनेगा, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। तो यहाँ बनेगा लैक्टिक अम्ल। ये क्या होगा, मांसपेशियों में, कहाँ होता है, मांसपेशियों में। तो ये मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड बनता है और इसी की वजह से थकान। तो मैंने कहा कि पायरुविक एसिड को बाय द वे ऑक्सीजन नहीं मिली तो पूरा प्रोसेस क्या होगा, साइटोप्लाज्म में अनोक्सिक शोषण होगा, एल्कोहल बन सकता है प्लांट में, और ह्यूमन में क्या बनेगा, मांसपेशियों में आपके पास में लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड की वजह से ह्यूमन को क्या होती है, थकान। एल्कोहल जो बनने की प्रोसेस है, इसको आप या अनोक्सिक शोषण को क्या नाम दे सकते हैं, किण्वन क्रिया दे सकते हैं। बाद में किण्वन क्रिया को भी डिस्कस करना है अपने को, ठीक। अब बाय द वे मैं कहता हूं इसको ऑक्सीजन मिल जाए, इसका मतलब ऑक्सीजन शोषण होता है। तो यहां देखना कि ऑक्सीजन शोषण हुआ तो ऑक्सीजन मिल गई, O2 क्या मिल गई, प्रेजेंट है। तो यहां पे ऑक्सीजन मिली बाय द वे, तो फिर होगा ऑक्सीशोषण। क्या होगा, ऑक्सीशोषण। तो देखो यहां पे क्या होगा, ऑक्सीशोषण होगा। तो यहां पे कहेंगे ऑक्सीशोषण। अब ऑक्सीशोषण जो होता है तो उसमें क्या होगा कि इसका पूर्ण ऑक्सीकरण होगा। देखो यहाँ अपूर्ण ऑक्सीकरण हुआ, यहाँ क्या होगा, पूर्ण ऑक्सीकरण। अपूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये पायरिक एसिड इंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो मैं यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बना देता हूँ। ये बाय द वे मैंने कुछ डायग्राम इस प्रकार बना दिया है। ये इस प्रकार आपके पास में माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। डायग्राम को मैंने इस प्रकार यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। अब मैंने कहा पायरुविक एसिड, ये शॉर्ट में लिखता हूं मैं, पायरुविक एसिड इंटर करेगा आपके पास में, ये क्या है, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। अब पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आपके पास में पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। क्या बना, एसिटाइल कोएंजाइम ए। कहां बना, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। क्योंकि ये पायरुविक एसिड इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता है, इस कारण इसका ऑक्सीकरण हो जाता है और क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम। तो आपने देखा एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण कहाँ हुआ है, कहाँ हुआ है, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का। ये कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। तो इसका मतलब डेफिनेटली एक CO2 अणु बाहर निकल गया, दोनों ले रहे हैं, दोनों बाहर निकल जाएंगे CO2 के। अब मैंने कहा एसिटाइल कोएंजाइम आ जाता है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। तो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए कहां गया, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। क्या चलेगा, क्रेब्स चक्र। क्या चलेगा, क्रेब्स चक्र। और क्रेब्स चक्र के द्वारा ये CO2 प्लस जल में टूट जाता है। किसमें टूट जाएगा, CO2 प्लस जल में। कहां टूटा है, क्रेब्स चक्र में। और क्रेब्स चक्र कहां हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। परंतु इस प्रोसेस में आपके पास में क्या बनती है, NADH2 बनता है और साथ में FADH2 बनता है, जिनका आपके पास में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा पूरा का पूरा उनका ऑक्सीकरण होता है। और वो कहाँ होगा, ETS में। तो जो आपके पास में यहाँ पर ये पाए जाएंगे F1 कण, यहाँ पे क्या चलेगा, ETS चलेगा और ETS के द्वारा उनका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। इस प्रकार आप देखो माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा का पूरा ऑक्सीकरण हो रहा है किसका, पायरुविक एसिड का। अब एक चीज समझ में आनी चाहिए यहाँ पे, ये ध्यान रखना, जो ग्लूकोज है उसमें एक प्रोसेस ऐसी है ग्लाइकोलाइसिस, जो किसमें हो रही है, ऑक्सीशोषण में संपन्न होती है, अनऑक्सीशोषण में भी संपन्न होती है। बाकी ऑक्सीशोषण की प्रोसेस अलग है और अनऑक्सीशोषण की प्रोसेस क्या है, अलग है। तो ये चार्ट बनाया है, ये जैसे जैसे अपन पूरा का पूरा स्टेप इनको पढ़ेंगे आपके ऑलरेडी ये पूरा का पूरा समझ में जाएगा। ये केवल मैंने आपको प्रत्येक साइकिल कहाँ संपन्न हो रहा है, प्रोसेस कहाँ संपन्न, उसका लोकेशन क्या है, उसके हिसाब से बनाया है। आज की वीडियो में इतना सा ही पढ़ेंगे।
धन्यवाद।